हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है मिसिंग डेटा के बारे में। अर्थात कि अगर हमारे आर सॉफ्टवेयर में कोई डेटा खो जाए या अवेलेबल ना हो तो उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है। और आज हम इसी टॉपिक पर कि मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल किया जाना है, उसमें आर में हमारे भिन्न भिन्न तरह के कौन कौन से कमांड्स होते हैं, उनके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और उनके अंदर हम किस प्रकार से उनको हैंडल करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आता है कि ये मिसिंग डेटा वैल्यूज़ हैं क्या? ये डेटा वैल्यूज़ कहाँ से मिस हो गई, कैसे खो गई? तो हमारी स्टैटिस्टिक्स में हम आपको बता दें कि हम जब भी कभी अपने डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा कलेक्शन करते समय हमको डेटा नहीं मिल पाता है। जैसे कि हम कहें कि मुझको 5 जगह पर जा कर के डेटा कलेक्ट करना है और जब मैं चौथी जगह पर जाता हूं तो उस जगह पर कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है हमको डेटा देने के लिए। अब हम क्या करें? हमारे स्टैटिस्टिक्स में इन्हीं तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक पूरा एरिया है जिसको हम कहते हैं मिसिंग डेटा मॉडल्स। और उन मिसिंग डेटा मॉडल्स में हम इन्हीं बातों की विवेचना करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम जो वैल्यू हमारी मिस हो गई है, जैसा मैंने कहा कि 5 जगह में से 4 जगह से मुझको डेटा मिल गया लेकिन एक जगह से डेटा नहीं मिला है, तो क्या हम बाकी 4 जगह के डेटा को इस्तेमाल करते हुए क्या हम 5वीं जगह पर अपने डेटा को, उसकी क्या डेटा की वैल्यू होगी, उसको हम निकाल सकते हैं? और अगर निकाल पाते हैं तो उसको हम उसी चौथी जगह पर फिक्स कर देंगे जिसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेशन, और अपने उस डेटा को उस जगह पर इम्प्यूट करने के बाद भी वो डेटा हमारा ऐसा बन जाता है जैसे कि हमारा कभी डेटा खोया ही नहीं था। और फिर हम उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर में हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जब हम अपने डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो आर सॉफ्टवेयर में उस मिसिंग डेटा को किस प्रकार से दिया जाए, हम उसमें उसको कैसे इंडिकेट करें कि आर यह समझ जाए कि यहाँ पर डेटा मिसिंग है। और अगर आर इसको समझ जाता है तो दूसरी बात आती है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। आर को यह किस प्रकार से बताया जाए कि आपको जो भी कैलकुलेशंस करने हैं उसमें से आप उन मिसिंग डेटा की वैल्यूज़ को हटा दीजिए और फिर उन वैल्यूज़ को आप जो भी उस प्रोग्राम के तहत आपको जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है उसको आपको आर कैलकुलेट करके बता दे। इसके अलावा जब हमारे पास कोई डेटा वैल्यूज़ आती हैं तो आज के ज़माने में तो डेटा वैल्यूज़ हमारे पास कोई ना कोई फ़ाइल के फॉर्म में आती है जिसमें हमारे पास हज़ारों लाखों वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो उस फाइल को हम खोल करके अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास डेटा मिसिंग है कि अवेलेबल है। उसके लिए कुछ मुझको आर में ऑटोमेटेड कमांड्स चाहिए होंगे जिनके द्वारा हम ये मालूम कर सकें कि हमारे उस डेटा सेट में कोई डेटा मिसिंग है या नहीं। और अगर मिसिंग है तो उससे संबंधित हमारे पास जो भी भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशंस होती हैं हम उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो आर के अंदर हम इन चीज़ों को किस प्रकार से करते हैं, ये बात हम आज इस लेक्चर में सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इन कार्य को किस प्रकार से किया जाए। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि अगर हमारे डेटा सेट में कुछ वैल्यूज़ अगर मिसिंग हैं, वो नहीं हैं, तो आर को किस प्रकार से उनको इन्फॉर्म किया जाए। तो इसका आर सॉफ्टवेयर में जो हमारा नियम ये है कि जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम NA से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल N कैपिटल A। तो ये हमारा यहाँ पे एक रिजर्व्ड वर्ड होता है। ये वही बात है जैसा मैंने आपसे बताया कि अगर हमको मान लीजिए
5 जगह से हमको डेटा लेना है। हम 5 जगह पर जाते हैं, जगह नंबर 1, जगह नंबर 2, जगह नंबर 3, जगह नंबर 4 और जगह नंबर 5। और मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन हमारा आता है कुछ इस तरीके से आता है। पहली जगह पर हमारी वैल्यू आ गई 110, दूसरी जगह पे आ गई 120, तीसरी जगह पर 105 और चौथी जगह पे कोई नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे NA। और पांचवी जगह पे हमारे पास वैल्यू मान लीजिए आ गई 125। तो इस तरीके से हम अपना डेटा इकट्ठा करेंगे और जब हम उसको R में एंटर करेंगे तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास ये डेटा मिसिंग है वहाँ पे हम लिख देंगे NA। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब आपके पास कोई डेटा आता है तो वो कोई ना कोई फाइल से आता है। अब उस फाइल में आपकी हज़ारों लाखों वैल्यूज़ हो सकती हैं और उस फाइल के अंदर कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ वेरिएबल्स में वैल्यू मिसिंग है और कुछ वेरिएबल्स में हमारी वैल्यू कंप्लीट हो। तो इस बात को कैसे मालूम किया जाए कि हमारी फाइल में या हमारे वेरिएबल में कोई डेटा मिसिंग है कि नहीं है? उसके लिए हमारे पास कमांड होता है is.na, is.na और ये सारा का सारा हम इसको लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी अपना वेरिएबल है उसका नाम दे देते हैं। तो ये जो is.na एक कमांड है, यह उसके ऊपर ऑपरेट करेगा और इसका जो आउटकम आएगा वह एक लॉजिकल वेक्टर होगा, अर्थात उसके अंदर जो वैल्यूज़ वहाँ पर अवेलेबल होंगी उनको ट्रू के द्वारा और जो वैल्यूज़ मिसिंग होंगी उनको फॉल्स के द्वारा वहाँ पर दिखा दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि ये वाले ऑब्जर्वेशन को अगर हम is.na से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 110 के तो आगे आ जाएगा ट्रू, उसी तरह से 120 के आगे भी ट्रू, 105 के आगे भी ट्रू और NA के आगे लिख के आ जाएगा फॉल्स और फिर 125 के आगे लिख के आ जाएगा ट्रू। तो जहाँ जहाँ पे हमारा लिखा होगा ट्रू, इसका मतलब है कि उस आउटकम में जहाँ जहाँ पे हमारा ट्रू जिन जिन लोकेशंस पर आ रहा है वह हमारे डेटा वेक्टर के अंदर उन्हीं करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर डेटा हमारा अवेलेबल है और मिसिंग नहीं है। और जहाँ जहाँ पे लिख करके आ रहा है फॉल्स, हमारे आउटकम में उस लोकेशन पर जहाँ फॉल्स लिखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे डेटा वेक्टर में जो भी लोकेशन है वहाँ पे हमारे डेटा है मिसिंग, वहाँ डेटा हमारा अवेलेबल नहीं है। तो अब इस ऑपरेशन को किस प्रकार से किया जाए, तो चलिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक हम वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं NA। तो देखिए ये तो जब आपने NA वैल्यू को ही उस वेरिएबल को दे दिया है तो आपको मालूम है कि इस वेरिएबल में वैल्यू मिसिंग है। अब हम अपने कमांड को लाते हैं is.na और यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिखते हैं x। क्या ये वैल्यू मिसिंग है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब आपने अपने डेटा के अंदर वैल्यू दी हुई है NA तो यह तो मिसिंग तो है ही। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा ट्रू, अर्थात की वैल्यू मिसिंग है। अब जब आपको वैल्यू मिसिंग पता चल जाए उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपना कार्य करना है। तो यहाँ तो हमने एक स्केलर की बात करी, अब अगर हम कोई एक डेटा वेक्टर लेते हैं तो चलिए हम एक डेटा वेक्टर ऐसा तैयार करते हैं जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। इसमें से पहली पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पर हमारी वैल्यूज़ हैं 11 और 13, अर्थात पहली और तीसरी पोजीशन पर हमारे पास डेटा वैल्यू मिसिंग नहीं है और दूसरी और चौथी पोजीशन पर हमारा डेटा वैल्यू मिसिंग है और उसको हमने NA से इंडिकेट कर दिया है। अब हमारे पास यह वेरिएबल आता है x और उसके अंदर हम कमांड लगाते हैं is.nax। अब उसका देखिए जो आउटकम आता है ये हमारा कुछ इस तरीके का आता है, फॉल्स ट्रू। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जो हमारा पहला फॉल्स आया है ये हमारा x वेक्टर में जो पहली पोजीशन पे वैल्यू लिखी है उसको इंडिकेट कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है। तो यह कह रहा है फॉल्स, इसका मतलब ये है कि x वेक्टर में पहली पोजीशन पर जो वैल्यू है वह मिसिंग नहीं है। और उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे यहाँ भी लिखा हुआ है फॉल्स और ये हमारा पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे, तो अर्थात
x वेक्टर में तीसरी पोजीशन पर जो वैल्यू लिखी है 13, वहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिसिंग नहीं है। और साथ ही अगर आप देखेंगे कि दूसरी पोजीशन पर आउटकम में लिखा हुआ है ट्रू, इसका मतलब ये है कि x वेक्टर में दूसरी पोजीशन पर जो वैल्यू है वहाँ पर वैल्यू मिसिंग है। अर्थात जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, वहाँ पर हमारी वैल्यू मिसिंग है। और उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे कि जो चौथी पोजीशन पर भी लिखा हुआ है ट्रू, तो यहाँ भी x वेक्टर में जो चौथी पोजीशन पर हमारी वैल्यू है na, वो हमारी वैल्यू मिसिंग है। तो इस प्रकार से हम अपने R में ऑपरेशन करते हैं और इसके द्वारा हम ये मालूम कर सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल में हमारी कोई वैल्यू मिसिंग है कि नहीं है। अब हमारे पास एक सवाल और आता है कि यह अगर वैल्यू मिसिंग अगर है और अगर हमको कोई अपना एक फंक्शन इस्तेमाल करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए। अगर हमारे डेटा में कोई वैल्यू मिसिंग है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो वैल्यूज़ मिसिंग है उनको उस वेरिएबल से हटा दिया जाए और जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर हमारा वो कार्य हो जाए। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि आपका ये जो डेटा वेक्टर है x, जिसमें दो वैल्यूज़ मिसिंग हैं और यहाँ से आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपका क्या फंक्शन होता है, मीन, MEAN। अगर आप मीन को यहाँ पर निकालते हैं x के ऊपर तो आपकी वैल्यू आ जाती है na। अर्थात ये क्या करेगा, ये जो चार वैल्यू दी 11, na, 13, na, इनको आपस में जोड़ेगा और इसको 4 से डिवाइड कर देगा। लेकिन इसमें ये हमको दे रहा है na। लेकिन ये तो आप नहीं चाहते हो ना, आप तो यह चाहते हो कि ये जो x हमारा वैल्यू लिखी हुई है 11 na, 13 na, इसमें से इन दो वैल्यूज़ को जो मिसिंग है इनको हटा दो और जो हमारा यहाँ पे नया वेक्टर आए उसके अंदर हमारी दो वैल्यूज़ होंगी 11 और 13, इनको कंसीडर करो और इनका जो अर्थमेटिक मीन है 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू है 12, ये मुझको निकाल के दे दो। तो ये कार्य अब R में कैसे किया जाए। इस कार्य को करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है na.rm और na.rm के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। इसको हम दे सकते हैं ट्रू या हम इसको दे सकते हैं फॉल्स। और जब हम कहते हैं na.rm तो na.rm का मतलब होता है रिमूव na वैल्यूज़। तो अगर हमने अपने इसी फंक्शन में मीन में मैंने अगर ये na.rm ट्रू अगर ये लिख दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने R सॉफ्टवेयर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपके पास डेटा वेक्टर है x, उसके अंदर से मिसिंग वैल्यू को हटा दीजिए और जो हमारी वैल्यू मिसिंग नहीं है उनका हमको मीन निकाल करके बता दीजिए। तो जैसे ही हमने कहा na.rm इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने R को यही रिक्वेस्ट करी है कि श्रीमान R साहब हमारे इस डेटा में से मिसिंग वैल्यू हटाइए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको na.rm इज इक्वल टू ट्रू। अर्थात आपको समझना है कि आपको मिसिंग वैल्यूज़ को या na वैल्यूज़ को रिमूव करना है और उसके बाद में जो हमारी शेष वैल्यूज़ बचती हैं उनका हमको आप अर्थमेटिक मीन निकाल करके दे दीजिए। तो ये हमारा ऑपरेशन होता है na.rm के साथ में और इसके द्वारा हम अपने मीन को यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब आगे जाने के पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ। मैंने आपको यहाँ पे साथ ही में na.rm के बारे में भी बता दिया है और ये na.rm हमारा बाकी भी जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पर उसी तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम अभी बहुत सारे फंक्शंस करेंगे जैसे सम, मीडियन, वेरिएंस इत्यादि। तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जब भी किसी डेटा में अगर मिसिंग वैल्यू है और आप मिसिंग वैल्यू को हटा करके उस फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको na.rm इक्वल टू ट्रू इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अब हम आपको ज़रा सा इन ऑपरेशंस को यहाँ पर करके दिखाते हैं और फिर हम आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आप अगर देखिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम एक x को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं NA। तो अब तो x में मिसिंग वैल्यू ही है तो हमने कर दिया is डॉट NA और पैरेंथेसिस में कर दिया x, ये आपको वो बोल देगा ट्रू। अब आपने यहाँ पे एक और वेक्टर ले लिया जिसमें आपने दे दिया 11 NA से 12 और से हेयर NA। तो इस डेटा वेक्टर में आपने देखा कि 4 वैल्यूज़ हैं। पहली और तीसरी पोजीशन पर जो वैल्यू हैं 11 और 12 जो अवेलेबल हैं और दूसरी और चौथी पोजीशन पे जो वैल्यू हैं वो मिसिंग हैं। अब इस डेटा में अगर हम यहाँ पर इस डॉट NA को लगाते हैं तो देखिए क्या उत्तर आता है। यह आता है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये जो फॉल्स हमारा लिखा हुआ है पहली और तीसरी पोजीशन पर, ये हमारे 11 और 12 के बारे में है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर हमारा डेटा मिसिंग नहीं है। और जहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ट्रू, जैसे देखिए दूसरी और चौथी जगह पर, ये हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि x में दूसरी और चौथी जगह पर जो 2 वैल्यूज़ हैं वह मिसिंग हैं। और साथ ही अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर हम मीन निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होगा, मीन ऑफ x क्या आ जाएगा NA। लेकिन अगर हम यहाँ पर मीन ऑफ x निकालते हैं और साथ में हम लिख देते हैं NA डॉट RM इज इक्वल टू ट्रू, को देखिए क्या होगा, ये हमको बता देगा 11.5। क्यों? इसने NA को हटा दिया और 2 वैल्यूज़ बची 11 और 12, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो गया 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 23 डिवाइडेड बाई 2 जो हमारा है 11.5। तो आपने देखा कि इन मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना बहुत कठिन काम नहीं है और हम यहाँ पर ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि कोई हमारे डेटा सेट में मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। और अगर उत्तर आता है कि मिसिंग वैल्यू है तो हमको उस डेटा सेट में या उस वेरिएबल में हमको NA डॉट RM इक्वल टू ट्रू को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर कोई डेटा की वैल्यू मिसिंग नहीं है तो हमारा बाई डिफ़ॉल्ट होता है कि जो भी हमारे फंक्शंस R सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं वह इस बेसिस पे बनाए जाते हैं कि डेटा में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। अब इस NA वैल्यू को आपको बताने के बाद में हम एक और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे जो होता है नल, NULL। आप देखेंगे कि कुछ हमारे फंक्शंस को जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमारा उसका उत्तर आ जाता है नल। बहुत लोग ये समझते हैं कि यह नल और NA दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये गलत है। ये NA और नल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या हैं ये जो NA है ये एक हमारा प्लेस होल्डर है, अर्थात कि यहाँ पे कोई चीज़ को रखने के लिए जगह यहाँ पे है लेकिन वह चीज़ वहाँ से मिसिंग है। और जो NULL होता है नल, ये हमारी इस बात को दिखाई पड़ता है कि ये चीज़ यहाँ से मिसिंग है लेकिन ये तो यहाँ पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब इन दो बातों का क्या मतलब हुआ, इसको जरा सा हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक हमारे स्कूल है जहाँ पर स्कूल में बच्चों को एडमिशन करने के लिए मान लीजिए कि 100 बच्चों ने इम्तहान दिया। अब उन 100 बच्चों में से हमारे पास सपोज कि 70 बच्चों का एडमिशन हो गया और 30 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। अब हमारे पास इन सारे 100 स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बन गए। एक हो गया वो बच्चे जिनका एडमिशन हो गया और दूसरे बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ। अब आपको मालूम है कि स्कूल में हर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगाई जाती है कि कोई बच्चा क्लास में एब्सेंट है कि प्रेजेंट है। अब आप ये मानिए कि हमारे इन 2 ग्रुप्स में से एक बच्चा हमारा एब्सेंट है, तो हम इसको यहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे। तो पहले हम लेते हैं कि जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उसमें से कोई एक बच्चा हमारा एब्सेंट है क्लास में आज। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे NA, मतलब यह बच्चा, ये स्टूडेंट इस स्कूल का एक ऑथराइज्ड स्टूडेंट है लेकिन आज ये स्कूल नहीं आया है।
तो ये हमारा क्या हो गया, NA, अर्थात इस बच्चे की यहाँ पर जगह थी, इस स्टूडेंट की यहाँ पे जगह है, लेकिन आज ये वहाँ पे नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे NA। दूसरी ओर हमारा जो दूसरा ग्रुप है 30 बच्चों का, जिनका हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ है। अब हम कहते हैं कि अगर उस ग्रुप में से कोई हमारा स्टूडेंट स्कूल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे। आपने कभी देखा है कि ऐसे स्टूडेंट की अटेंडेंस रजिस्टर में कभी एब्सेंट या प्रेजेंट लगाई जाती है? नहीं। क्यों? इस बच्चे का जब एडमिशन ही नहीं हुआ है, इस बच्चे की हमारे स्कूल में जगह ही नहीं है, तो हम उसकी अटेंडेंस क्यों लेंगे? अर्थात इस बच्चे की यहाँ पे कभी जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे नल, NULL, नल। तो ये देखिए फ़र्क होता है हमारे NA और नल के उपयोग में, और यही कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमारा R सॉफ्टवेयर में NA और नल के जो आउटकम्स होते हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है। उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब जब हमको ये मालूम पड़ गया कि हमारे डेटा वेक्टर में कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारा अगला उद्देश्य होगा कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ मिसिंग हैं? तो इस बात को जानने के लिए कि हमारे डेटा वेक्टर में किन किन लोकेशंस पर, किन किन जगह पर NA आ रहा है, अर्थात किन किन जगह पर हमारा डेटा मिसिंग है, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है which, WHICH। और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम उसको लिखेंगे which और पैरेंथेसिस में लिख देंगे is.NA, सब कुछ लोअर केस में, which और is.NA दोनों लोअर केस अल्फ़ाबेट में लिखे जाएंगे, और फिर हम पैरेंथेसिस में लिख देंगे उस डेटा वेक्टर का नाम जहां पर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि उस डेटा वेक्टर में किन किन लोकेशंस पर हमारे पास NA है, अर्थात वैल्यूज़ मिसिंग है। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम उसी डेटा सेट को लेते हैं जो हमने अभी लिया था यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ 4 वैल्यूज़ हैं, पहली और तीसरी जगह पर वैल्यूज़ हैं 11 और 13, और दूसरी और चौथी जगह पर वैल्यूज़ मिसिंग है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं which और पैरेंथेसिस में लिखते हैं is.NA, और फिर हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं x और पैरेंथेसिस को बंद कर देते हैं। अब इसका देखिए उत्तर क्या आ गया, 2 और 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि ये जो हमारे पास डेटा वेक्टर है, इसमें देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं, 4, और इन वैल्यूज़ के साथ में इनकी अपनी पोजीशन भी हैं। इसकी पोजीशन क्या है, 1, इसकी पोजीशन है 2, इसकी पोजीशन है 3, और इसकी पोजीशन है 4। तो यह जो हमारा 2, 4 आया है, ये हमारा ये जो पोजीशन पर 2 और पोजीशन पर 4 लिखा हुआ है, यह उसको इंडिकेट कर रहा है। तो जब हम यहाँ पे 2 और 4 को देखेंगे तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि x डेटा वेक्टर में जो हमारा दूसरी पोजीशन पर और चौथी पोजीशन पर जो वैल्यू है वह मिसिंग है। ओके, अब हम आपको एक और सवाल का जवाब देते हैं कि अगर हमारी इच्छा ये है कि हमारे डेटा सेट में जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें से हमारी कितनी वैल्यूज़ मिसिंग हैं, इस बात को निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है सम, और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, सम, और उसी तरीके से पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे is.NA, और उसके बाद पैरेंथेसिस में हम उस डेटा वेक्टर का नाम लिख देंगे जहाँ पर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हमारी मिसिंग हैं। और ये जो भी है सम और is.NA, इनको भी लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में ही लिखा जाएगा। तो हम उदाहरण के लिए उसी डेटा वेक्टर को फिर से लेते हैं जहाँ पे हमारे पास पहली और थर्ड पोजीशन पर डेटा अवेलेबल है और दूसरी और चौथी पोजीशन पर डेटा मिसिंग है। अब हम इसके ऊपर जब हम करते हैं सम is.NA और पैरेंथेसिस में करते हैं x, तो देखिए क्या उत्तर आ गया, 2। ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिसिंग है, एक ये है NA और एक NA हमारा ये है। तो ये दोनों का जो योग है वो आपको दिखा रहा है। तो इसके द्वारा इस आउटपुट को देख करके हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे डेटा वेक्टर में 2 वैल्यूज़ हैं जो मिसिंग हैं, जो खो गई हैं। अब इसके बाद में हमारे पास एक सवाल और आता है
कि अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे वेरिएबल में या डेटा सेट में कितने कंप्लीट केसेस हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ पर हमारा डेटा अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पर हमारा डेटा अवेलेबल नहीं है, अर्थात मिसिंग है। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है complete.cases, COMPLETE.CASES, सभी कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाएगा और उसके बाद पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे जो भी हमारा डेटा वेक्टर है उसको। इसके द्वारा जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा एक लॉजिकल वेक्टर होगा जहाँ पे हमारे उत्तर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में लिखे होंगे। तो जहाँ पर उत्तर होगा ट्रू, इसका मतलब है कि वहाँ पर हमारा डेटा अवेलेबल है, और जहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स, इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारा डेटा मिसिंग है। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं इसी बात को आपको दिखाने के लिए। तो मैंने वही वाला एक डेटा वेक्टर ले लिया जो मैंने पहले इस्तेमाल किया है। इसमें 4 वैल्यूज़ हैं। पहली और तीसरी पोजीशन पे हमारा डेटा है और दूसरी और चौथी पोजीशन पे हमारा डेटा मिसिंग है। तो ये हमारा है x। अब इसी में हम देते हैं complete.cases और पैरेंथेसिस में लिखते हैं x। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे क्या उत्तर आ गया, ट्रू फॉल्स। अब अगर आप देखिए तो ये जो है ट्रू, ये हमारे आउटपुट पे जो पहली पोजीशन पे है, ये हमारे डेटा वेक्टर की जो पहली पोजीशन है वहाँ पे दिखा रहा है कि उत्तर है ट्रू। इसका मतलब कि वहाँ पर हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे कि थर्ड पोजीशन पर भी लिखा हुआ है ट्रू और थर्ड पोजीशन में एक्स डेटा वेक्टर में लिखा हुआ है 13। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा है ट्रू, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे कि इस आउटकम में लिखा हुआ है फॉल्स दूसरी पोजीशन में, इसका मतलब है कि एक्स डेटा वेक्टर में दूसरी पोजीशन पे जो वैल्यू है वह मिसिंग है। और इसी प्रकार से चौथी पोजीशन पर भी आउटकम में लिखा हुआ है फॉल्स। इसका अर्थ है कि डेटा वेक्टर में चौथी पोजीशन पर जो वैल्यू है वो मिसिंग है। इसका मतलब कि हमारी पहली और तीसरी जगह पर जो वैल्यूज़ हैं वह अवेलेबल है और जो दूसरी और चौथी जगह पर वैल्यू है वो हमारी मिसिंग है। अब ये सब तो पता चल गया कि हमारे पास कोई वैल्यू मिसिंग है कि नहीं है इत्यादि। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारे पास डेटा सेट या वेरिएबल आया है उसमें से जो जो हमारी वैल्यूज़ मिसिंग हैं उनको बाहर हटा करके जो जो हमारी कंप्लीट वैल्यूज़ हैं वो हमको एक डेटा सेट पकड़ा दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सारी मिसिंग वैल्यूज़ को अलग कर लें और जो जो कंप्लीट वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर हमको अपने जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं उनको हम करते रहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है na.omit, और ये सब कुछ हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाएगा। फिर पैरेंथेसिस में हमारा जो भी एक डेटा वेक्टर है उसको लिख दिया जाएगा। तो यह कार्य क्या करेगा कि ये हमारा पैरेंथेसिस में हम जिस डेटा वेक्टर को यहाँ पर लिखेंगे उसमें से ये na वैल्यूज़ को हटा देगा और जो बाकी हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी कंप्लीट वैल्यूज़ हैं, उसके लिए हमको एक जो डेटा सेट या वेरिएबल पकड़ा देगा। तो हमें चलिए इसी बात को हम उसी उदाहरण से करते हैं। और इसमें से खास बात क्या है कि उसमें से ये डेटा सेट में से na वैल्यूज़ को हटा देगा, तो उसमें से जो आपका नया डेटा सेट आएगा वहाँ से आपको कभी नहीं पता चलेगा कि किन किन जगह पर हमारा कोई डेटा मिसिंग था। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उसको करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे वही अपना पुराना वाला डेटा सेट लिया। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू हैं जिसमें पहली और तीसरी पोजीशन पर डेटा वैल्यू अवेलेबल है और दूसरी और चौथी पोजीशन पर डेटा हमारा मिसिंग है। अब हमने यहाँ पे एक नया डेटा वेक्टर बनाया और उसको हमने बनाया na.omit और पैरेंथेसिस में लिख दिया x, अर्थात हमने x डेटा वेक्टर में से जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हटाने के बाद में जो भी हमारा डेटा है उसको हमने इस y वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका ये na और na तो मिसिंग वैल्यूज़ थी, तो इसमें na.omit ने इन दो वैल्यूज़ को हटा दिया और जो आपकी दो वैल्यूज़ थी 11 और 13, इसको इसने देखिए यहाँ पर y के अंदर स्टोर कर दिया। और साथ ही में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 24, यहाँ पे लिखा हुआ है omit, जो आपको ये बता रहा है कि 4 में से
दो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, दो मिसिंग हैं और इसका जो क्लास है हमारा ओमिट है। अब हमको क्या करना है, अब हम इस अपने नए डेटा वेक्टर के ऊपर अपने सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि y आपका क्या आ गया, इसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो अब हम यहाँ से अगर हम इस x डेटा के ऊपर अगर हम मीन निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा NA। लेकिन अगर हम यहाँ पर y से अगर हम अपने इस मीन को निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12, अर्थात 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12। तो देखिए क्या एडवांटेज हुआ, इसने इसमें से मिसिंग वैल्यूज़ को हटा करके आपको डेटा दे दिया जिसके ऊपर आप अपने सारे कार्य कर सकते हैं। अब ये भी ऑपरेशन कुछ वैसा ही है जैसे आपने अभी na.rm इक्वल टू ट्रू करके किया था। तो इसने भी यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ को हटा दी हैं। दोनों में अंतर क्या है कि जब आपने na.rm इज इक्वल टू ट्रू किया था तो उसने कोई एक अलग से डेटा सेट नहीं तैयार किया था, उसने उसी डेटा सेट में से na वैल्यूज़ को हटा करके बाकी वैल्यूज़ का के ऊपर अपना जो भी ऑपरेशन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इसने एक नया डेटा सेट तैयार किया है और उसके ऊपर इसने अपने ऑपरेशंस करे हैं। तो चलिए ज़रा सा हम इन ऑपरेशंस को अपने आर कंसोल में करके देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए हम अपना ये जो पहले वाला x वेक्टर है जहाँ पे हमारे पास पहले और थर्ड नंबर पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं और दूसरे और चौथे नंबर पर हमारे पास वैल्यूज़ मिसिंग हैं, उसमें से देखते हैं यहाँ पे आप अपना विच कमांड लगा करके कि किन किन जगह पर हमारे पास वैल्यूज़ मिसिंग है। तो उत्तर हमारा आ गया 2 और 4, अर्थात दूसरी और चौथी जगह पर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी यहाँ पर मिसिंग हैं। अब इसी में से हम देखेंगे, हमको ये निकालना है यहाँ पे कि हमारी कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। तो हमने यहाँ पे दे दिया कमांड सम और पैरेंथेसिस में कर दिया s.na और पैरेंथेसिस में कर दिया x और पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। तो देखिए इसने हमको दे दिया 2। तो ये 2 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे पास 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं इस डेटा वेक्टर में x में। तो देखिए x में कौन कौन सी मिसिंग वैल्यू है, एक ये है na और ये है na, तो 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो इसने मुझे दिखा दिया यहाँ पे कि टोटल हमारी यहाँ पे 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। अब इसके बाद में हमें देखते हैं कि हमारे इस डेटा वेक्टर में हमारे पास कितने कंप्लीट केसेस हैं। तो हमने कमांड यूज़ किया कंप्लीट डॉट केसेस और पैरेंथेसिस में लिख दिया x। देखेंगे आपका उत्तर आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो देखिए ये ट्रू कहाँ पे आ गया 11 और 12 की जगह पर, और फॉल्स कहाँ पे आ गया जहाँ पे हमारा na लिखा हुआ है। अब उसी के बाद अगर हम यहाँ पे एक हम डेटा वेक्टर बनाते हैं यहाँ पे y, और y को बनाते हैं na.omit, और अर्थात ये x डेटा वेक्टर्स में से 2 na वैल्यूज़ हैं उनको हटा करके हमारे पास एक नया डेटा वेक्टर बना दिया जाए y। तो आप देखिए तो y आपका देखिए ऐसे आ गया, y के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं 11 और 12। तो अब अगर आप देखिए तो x आपका ये आ गया, y आपका ये आ गया, और अगर आप यहाँ पे मीन वैल्यू निकालेंगे मीन ऑफ x तो ये आपको दे देगा na। लेकिन आप जब निकालेंगे मीन ऑफ y तो ये आपको 11 और 12 का जो मीन है 11 प्लस 12 कितना हो गया 23, और 23 डिवाइडेड बाई 2 11.5, यह आपको मीन यहाँ पर दे देगा। तो अब आपने ये भी देख लिया कि ये हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशन आर कंसोल में बहुत ही आसानी से किया जा सकते हैं। और अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को रोकते हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि इस लेक्चर में हम लोग ने जो भी हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाए उसके बारे में बात करी। और हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्टिव थे कि जब हमारे पास कोई डेटा आता है तो यूजुअली उसके अंदर हज़ारों लाखों वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम अपने आँखों से तो नहीं देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ मिसिंग है और कौन सी भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। लेकिन अगर हमारी वैल्यू मिसिंग है और या वैल्यू नहीं मिसिंग है, उसके अनुसार हमारे जो भी फंक्शंस के कमांड होते हैं उनका जो सिंटैक्स होता है, कमांड को लिखने का तरीका है, वो बदल जाता है कि हमको na.rm को यूज़ करना है कि नहीं करना है, हमको na.rm को ट्रू करना है कि फॉल्स करना है। तो सबसे पहला सवाल तो हमने यही निकाला कि मिसिंग वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। उसके बाद में हमने मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में विभिन्न तरह की जो इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ हैं, कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। और साथ ही हमने ये भी देखा कि अगर हम अपनी
मिसिंग वैल्यूज़ को हटा करके एक नए डेटा सेट को भी बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे किया जाए, और उसके ऊपर हमने भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशंस किए। अब यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि यहाँ तो मैंने आपको मिसिंग डेटा के बारे में बता दिया, लेकिन हम आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में बहुत तरीके के फंक्शंस की बात करेंगे, और अब उन सारे फंक्शन में हरदम आपके पास दो ऑप्शंस होंगे कि या तो हमारा डेटा कंप्लीट है या कुछ डेटा मिसिंग है। तो आपको हर कमांड के साथ में ये सोचना बहुत आवश्यक होगा कि अगर हमारा ये डेटा यहाँ पर मिसिंग है तो हम इस कार्य को किस प्रकार से करेंगे। और आज आप एक छोटे छोटे डेटा सेट को लीजिए, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को मिसिंग करिए, एंड देन उसके ऊपर आपने जो जो भी ऑपरेशन पहले पढ़ के रखे हैं उनको लगाने की कोशिश करिए। जैसे कि आप सम निकालने की कोशिश करिए कि अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ मिसिंग है तो उस केस में हम सम, प्रोडक्ट इत्यादि फंक्शन को किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, और उनकी प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप इन फंक्शंस कमांड्स की प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले टर्न पर कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।